हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बेटा प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था और लीनियर इक्वेशन का आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे सर यही तो टॉपिक है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बहुत सारे लोगों को वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको पहले अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, फिर वहां से इक्वेशंस फ्रेम करो, उसके बाद सॉल्व करो। तो आधे से ज्यादा नहीं, आधे लोगों को तो वो क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ में नहीं आता। समझ में आया तो इक्वेशन फ्रेमिंग में फिर प्रॉब्लम आता है, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर ही देते हैं। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देते हैं। तो आज हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम एकदम सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सीखना है तो लास्ट तक बने रहो। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगा जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। देन हमने देखा था स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस, याद है। स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस मतलब ऐसा क्रॉस में वो कोएफिशिएंट सेम आ रहे थे, इंटरचेंज हो रहा था कोएफिशिएंट, है ना, इंटरचेंज कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, बट मैंने इसको स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन का नाम दिया है। और इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक अलग ही मेथड यूज किया था। आपको याद है वो 4 स्टेप्स मैंने आपको बोले थे। अगर आपको याद है तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी कि वो कौन से 4 स्टेप्स थे जो यूज करके हमने स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया था। फटाफट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद हमने देखा था बेटा प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, जो कि इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। क्लियर। इसके पहले हमने एलिमिनेशन मेथड भी देखा था, याद होगा आपको, फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में ये देखा था। अभी थर्ड लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। बट ये पार्ट 1 क्या है सर? बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जो प्रैक्टिस सेट 5.2 में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है ना, अलग अलग टाइप के हैं। तो एक ही लेक्चर में अगर मैं सारे के सारे प्रॉब्लम कवर करता था ना, तो फिर कुछ लोगों के तो बाउंसर हो जाता था, ऊपर से जाता था, सर एक ही लेक्चर में इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, सब ऊपर से चला गया, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 5.2 जो है आपका, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि पार्ट फर्स्ट में मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कवर कर सकूं और पार्ट सेकंड में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने के लिए भी आसान रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 मतलब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और फिर प्रैक्टिस सेट 5.2 के कुछ क्वेश्चंस भी आपके आज की क्लास में कवर होने वाले हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या वो स्टेप्स हम समझ लेते हैं। तो यार वर्ड प्रॉब्लम का तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको समझो। देखो अब यही इंग्लिश में लिखा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उसको अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, यही तो दिया है। देन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यूज प्रॉपर वेरिएबल फॉर गिवन क्वांटिटीज। जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वहां पे किस क्वांटिटी को आपको वेरिएबल कंसीडर करना चाहिए वो अच्छे से समझो एक बार, और उस क्वांटिटी को वेरिएबल कंसीडर कर लो। वेरिएबल एक बार आपको मिल गया तो उसके बाद फॉर्म द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव वेरिएबल्स। उन वेरिएबल्स को यूज करके आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करना है। मतलब क्या? मतलब आपको मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करना है, बराबर। तो इक्वेशन एक बार फ्रेम हो गए ना, तो उसके बाद क्या करेंगे? यूज सुटेबल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। अब आप बोलेंगे अरे सर ये सुटेबल मेथड क्या था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। बेटा सुटेबल मेथड मतलब हमने जो मेथड्स पढ़े हैं, जैसे एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के भी 4 स्टेप्स मैंने बताए थे। तो उन तीनों में से वो 3 अलग अलग जो मेथड हमने देखे थे, उनमें से कोई तो भी एक यूज करो जो आपको सिंपल लगता है, ठीक है। तो सूटेबल मतलब कोई अलग मेथड नहीं है, उनमें से जो आपको सूटेबल है वो वाला मेथड यूज करो, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लो। आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज करेंगे ना, तो आपका फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। तो डोंट वरी, कौन सा मेथड यूज करें सर? कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो सिंपल लगता है, आपका जो फेवरेट है वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं और फाइनल आंसर आपका सेम ही आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। देन फाइंड द सॉल्यूशन।
मतलब कोई एक पर्टिकुलर मेथड यूज करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड आउट करो, है ना। एक्स और वाई के वैल्यूज एक बार फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट। वही वैल्यूज आप क्या करेंगे, दोनों भी इक्वेशन में पुट करके देखो तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे क्या, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या। अगर वो दो वैल्यूज वो दो एक्स और वाई के वैल्यू जो है वो दोनों भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आपका सॉल्यूशन बराबर है। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ठीक है बेटा, तो एक्स और वाई के वैल्यूज दोनों भी इक्वेशन में पुट करके देखने, दोनों भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट। देन उसके बाद यार एक बार वेरीफाई तो कर लिया ना आपने, तो फिर उसको फाइनल आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं आप। सो राइट द आंसर, वेरीफाई भी हो गया ना, अब तो कुछ टेंशन ही नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट है, तो उसको फाइनल आंसर बोलकर डिक्लेयर कर दो। ठीक है बेटा, तो ये हो गए स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, लगे तो आप ये स्टेप्स लिख सकते हैं आपके नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं यार, जो भी हम इंफॉर्मेशन गिवन होती है वर्ड्स में, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करते हैं ना, तब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे कि ऐड अगर है वहां पे तो आपको प्लस लेना है, सम ऑफ, टोटल, ऑल टुगेदर, प्लस, इन ऑल, ऐसे कुछ भी वर्ड्स अगर मिलते हैं आपको तो इन सबका मतलब होता है प्लस साइन लेना है, बराबर। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट, रिमेन, डिफरेंस, लेस देन, फेवर, देन माइनस, इन सबका मतलब होता है माइनस। मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, टाइम्स, ट्वाइस, मल्टीप्लाइड बाय, जैसे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ऐसा जब भी आएगा ना तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। देन डिवाइड, कोशेंट, स्प्लिट इक्वली एंड इच, इनका मतलब होता है डिवीजन का साइन लेना है ना। अभी यहां पे तो आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बट जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको याद करके दूंगा कि मैंने जो कीवर्ड्स बोले थे ना उसका मतलब क्वेश्चन में देखो क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कुछ टाइप्स है क्वेश्चन की, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये तो टोटल सब टाइप्स है, मतलब ऑल टाइप्स जो आपके बुक में गिवन है ना वो यहां पे मैंने ले लिए, बट इसमें से आज हम कुछ टाइप कवर करेंगे। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले, जैसे कि प्रॉब्लम रिगार्डिंग एज, प्रॉब्लम रिगार्डिंग नंबर्स, देन फ्रैक्शन, देन मनी ट्रांजेक्शन, देन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये 10th में भी आने वाला है, ये 10th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये सारे के सारे टाइप्स जो है वो 10th में भी है, इसलिए तो बोला था मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि ये लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से कर लो तो 10th स्टैंडर्ड का पहला ही टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। क्या बोला है, इन एन एनवेलप there are some 5 rupee notes and some 10 rupees notes। एक एनवेलप है, एक एनवेलप है, ये ऐसा एक एनवेलप है, ठीक है, अभी थोड़ा समझ लो, हाँ लग रहा है ना पॉकेट लग रहा है, ठीक है। ये एनवेलप है, इसमें कुछ 5 रुपए के नोट्स है और कुछ 10 रुपीज के नोट्स है। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो यार आपके पास है ना 5 रुपए के 2 नोट है, 5 रुपए के 2 नोट है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा आपके पास कितनी अमाउंट है, टोटल कितने पैसे है आपके पास, तो 5 रुपए के 2 नोट है, तो 5 और 5 10 रुपए हो गए मेरे पास। अच्छा, अगर आपके पास 5 रुपए की 4 नोट्स मैंने दे दिए तो कितने रुपीज होंगे, 20 होंगे ना सर, सिंपल है। तो आप क्या कर रहे पता है, हर बार 5 रुपए के नोट्स है बट कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगी। 5 रुपए के 4 नोट है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अमाउंट मिलेगी, है ना। अगर मैंने आपको बोला अभी 10 रुपए के आपके पास 10 नोट दे दिए तो कितने रुपीस होंगे, तो 10 रुपए के 10 नोट्स, तो नंबर ऑफ नोट्स यहां पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी। समझ में आ रहा है बेटा ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि कुछ 5 रुपए के नोट्स है, कुछ 10 रुपए के नोट्स है, बट टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट है बेटा 350 रुपीज, है ना। टुगेदर इट इज 350 रुपीज। यार लेकिन हमें पता ही नहीं ना 5 रुपए के नोट्स कितने हैं, उन्होंने बोला है सम। अब सम बोले तो कितना, सम बोले तो हमें नहीं पता सर कितना, है ना, कितना भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना फिर, अब कितना है वो पता ही नहीं है, जो अननोन है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं या फिर वेरिएबल ले सकते हैं। जो अननोन है, जो पता ही नहीं है, उसको हम वेरिएबल ले लेंगे ना। 5 रुपए के नोट्स कितने नहीं पता, 10 रुपए के नोट कितने नहीं पता,
तो उन दोनों को भी हम दो अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे ना, जो मैंने स्टेप्स बताए थे, याद आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, फिर कौन सी क्वांटिटी को वेरिएबल बोल सकते वो थोड़ा समझो। तो यहां पे सम बोला है, 5 रुपए के कुछ नोट, 10 रुपए के कुछ नोट, तो 5 रुपए के एक्स नोट और 10 रुपए के वाई नोट, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? 5 रुपए के मैं एक्स नोट कंसीडर कर रहा हूं, तो 5 रुपए के एक्स नोट है, तो 5 रुपए इंटू एक्स नोट, तो ये हो जाएंगी 5 रुपए की टोटल अमाउंट। 5 रुपए में तो टोटल पैसे कितने आपके पास। बट उन्होंने क्या बोला है, 10 रुपए के भी कुछ नोट है, तो 10 रुपए और नोट कितने कंसीडर करेंगे हम, वाई, तो टोटल पैसे बनेंगे 10y। बट उन्होंने बोला था 5 रुपए के कुछ नोट और 10 रुपए के कुछ नोट, ये ऑल टुगेदर अमाउंट बनती है 350 रुपीज। समझ में आया बेटा? हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना? मैंने 5 रुपए के नोट्स को x कंसिडर किया था कि ऐसे मेरे पास x नोट्स है 5 रुपए के, एक नोट है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 नोट है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 नोट है तो 3 से मल्टीप्लाई, x नोट है तो x से मल्टीप्लाई। सिमिलरली 10 रुपए के कितने नोट्स है नहीं पता, तो मैंने कंसिडर कर लिया y नोट से, तो ये अमाउंट बन गई 5 इंटू एक्स। 5 रुपए के नोट की अमाउंट बन गई, मतलब टोटल पैसे कितने 5 रुपए के नोट के, और 10 रुपए के नोट वाले पैसे कितने, पर दोनों मिला के 350 बोला है उन्होंने, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर बेटा? अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। हमारे 5 रुपए के नोट तो एक्स है ना हमारे पास, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, मतलब मैं एक्स की बात कर रहा हूं। आर, जब भी मैथ्स में आर आएगा, इज आएगा, विल बी आएगा, तो इनका मतलब होता है बेटा इक्वल टू। आर, इज, विल बी, इसका मतलब सबका इक्वल टू होता है। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर, आर मतलब इक्वल टू लेस बाई 10, लेस बाई 10 मतलब इक्वल टू के राइट साइड में -10 करना है, लेस बाई 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ये जो 5 रुपए के नोट है ये 10 से कम है, किससे, 10 रुपीज के नोट से, और 10 रुपीज के नोट्स तो हमारे पास वाई है ना। 5 रुपए के नोट जो है वो 10 रुपए के नोट से 10 से कम है, मतलब x इज 10 लेस देन y। समझ में आ रहा है बेटा कि x जो है वो y से 10 से कम है। बट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है जो टेक्स्ट बुक में भी है, तो मैं आपको यहां पे बता दूं। द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस, या फिर 2 टाइम्स बोल सकते, ट्वाइस द, ये बस ऐड कर दो यहां पे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, मतलब 10 रुपीज के नोट्स को डबल करेंगे ना तो फिर भी 5 रुपए के नोट्स इससे 10 से कम है। समझ में आया बेटा? टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन है, ये करेक्शन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो डेसिमल में चला जाएगा, और नोट डेसिमल में कैसे हो सकते हैं यार, है ना? तो इसलिए ये वाला करेक्शन आप कर लो कि यहां पे जो 10 रुपए के नोट्स है उसका डबल करेंगे ना तो भी 5 रुपए के नोट्स उससे 10 से कम है, तो ये हो गया ना मेरा सेकंड इक्वेशन, ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। मैं फिर से एक बार समझा दूं बेटा, आप 9th स्टैंडर्ड में मैं समझ सकता हूं आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसके पहले से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं देखे थे आपने, ये फर्स्ट टाइम ही आप देख रहे, तो थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो अब क्या बोल रहा था कि 5 रुपए के कुछ नोट है, 10 रुपए के कुछ नोट है, कितने हैं वो नहीं पता, तो 5 रुपए के हमने x कंसिडर किए, 10 रुपए के हमने y कंसिडर किए, तो अमाउंट जो बनती है ना वो, जैसे 5 रुपए के नोट है तो कितने हैं, 5 है तो 5 इंटू 5 25 रुपए हो गए, 5 रुपए के नोट 10 है तो 5 इंटू 10 50 रुपए हो गए। तो अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो उस नोट को, उस नोट कितने नंबर है, मतलब जैसे 5 रुपए के कितने नोट्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिलेगी। तो 5 रुपए के मैंने एक्स नोट कंसीडर किए थे, मल्टीप्लीकेशन मतलब अमाउंट मिल गई। 10 रुपए के वाई नोट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिलेगी। बट दोनों मिला के हमारे पास 350 रुपीज है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला था। 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट को मिला देंगे तो टोटल कंबाइन अमाउंट बनेगी 350 रुपीज। तो यहां से इक्वेशन 1 आया, राइट। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि 5 रुपए के जो नोट है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10, लेस बाय 10 जैसे ही बोलते हैं ना, इक्वल टू के उस साइड में जाके -10 करना है। अगर मोर बाय 10 बोलते हैं या फिर मोर देन 10 बोलते तो प्लस करना है, मोर बोले तो प्लस, लेस बोले तो माइनस। जरा याद करके दूं मैं आपको,
कहा गया लेस बोले तो माइनस, मोर बोले तो है क्या यहाँ पे मोर नहीं है, मोर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, मोर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड सम टोटल ऑल टुगेदर प्लस इन ऑल, मोर भी आएगा इसमें, तो मोर बोले तो प्लस करना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, वो तो मैंने सैंपल बता दी थे आपको। तो अभी सेकंड क्या बेटा कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स मतलब x आर लेस बाई 10 मतलब -10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, ट्वाइस मतलब बोला था मैंने, ट्वाइस थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो y को, तो ये बन गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर बेटा? तो आई होप अभी आपको इक्वेशन फ्रेमिंग क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा भी अच्छे से लिख दूं, बहुत खिचड़ी हो गई ना यहाँ पे। चलो अभी अच्छे से लिखेंगे, एकदम फ्रेश आंसर लिखेंगे, अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट, हम एक पूरा क्वेश्चन अभी क्लियर है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी क्लियर है। लेट हमें अभी 5 रुपए और 10 रुपए के नोट्स को एक्स और वाई अज्यूम करना है। नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स आर x and y रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने पहले 5 लिखा है फिर 10 लिखा है, तो पहले जो लिखा है उसका पहला नोटेशन आएगा 5 रुपए के नोट्स x है और 10 रुपए के नोट्स यहां पे y है। क्लियर बेटा? 5 रुपए के x नोट्स है और 10 रुपए के y नोट्स है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में, तो यहां पे लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो बोला था कि टोटल अमाउंट जो बन रही है ना वो बन रही 350 रुपीज। तो हमें पता है अमाउंट कैसे बनती है, 5 रुपए के जितने नोट है उससे मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट मिलेगी, 10 रुपए के जितने भी नोट से मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट मिलेगी, बट ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट हमें मिली थी 350 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर बेटा? जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसको बस अच्छे से लिख रहा हूं अभी। अब आगे की कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन लिख दो यहां पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन उन्होंने बोला था कि जो 5 रुपए के नोट है मतलब x की हम बात कर रहे हैं, r मतलब इक्वल टू 10 लेस मतलब -10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। तो ये आ गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप्स याद करके दूं मैं आपको, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हो गया, फिर वेरिएबल अज्यूम करो, वेरिएबल भी ले लिया, फिर इक्वेशन फ्रेम करो, इक्वेशन भी फ्रेम किया। उसके बाद उन्होंने बोला था यूज सुटेबल मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब सुटेबल मेथड कौन सा है वो कैसे डिसाइड करना है सर, अब मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो यहां पे सुटेबल मेथड कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? एलिमिनेशन यूज करना है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, सुटेबल कौन सा है? मैं तो बोलूंगा यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करो। क्यों? क्योंकि आपने x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, x इज इक्वल्स टू ऑलरेडी है। याद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम क्या करते थे, 2 इक्वेशंस गिवन होते हैं, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहां पे वेरिएबल की वैल्यू आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करके दी है, जो इक्वेशन आपने बनाया ना उसी में आया वो। तो ऐसे अगर कोई इक्वेशंस आपके सामने होते हैं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू एज इट इज यहां पे पुट कर दो तो आपको यहां पे एक वेरिएबल मतलब y की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? तो ऐसा जब भी होता है तब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना बेटर होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको एलिमिनेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बट सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर सिंपल आसान तरीके से आएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे भी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि सेकंड में हमारे पास x की वैल्यू है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो ये 5, x की वैल्यू क्या है 2y - 10, और इधर है बेटा 10y इज इक्वल टू 350, ये हो जाएगा बेटा 10y - 5 इंटू 10 इज 50 प्लस 10y इज इक्वल टू 350। अब ये जो 350 है इसको मिलने के लिए जाएगा ये -50, ये माइनस वाला है तो उधर जाके प्लस होगा, फिर 10y लेफ्ट साइड में 20y होगा और राइट साइड में 350 प्लस 50 400 होगा। तो अब यहां पे y इज इक्वल टू क्या होगा 400 डिवाइडेड बाय 20,
तो 0 0 कैंसिल, 40/2 विल बी 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। y क्या था? y तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 थे ना, 10 रुपए के नोट्स थे, तो 10 रुपए के नोट्स हमारे पास आ गए। 10 रुपए के नोट्स कितने होंगे फिर? 20 है। तो अब हमें एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे? बताया था मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जहां पे हमने एक वेरिएबल फाइंड आउट करके रखा है वहां पे पुट करो। अब यहां पे सेकंड में पुट करेंगे हम, सेकंड में, क्योंकि x इक्वल टू ऑलरेडी अपने फाइंड आउट करके रखा है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा पुट y is equals to 20 in equation सेकेंड। तो सेकंड में पुट करो, सेकंड में पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा फिर? x इक्वल टू आएगा 2y माइनस 10। तो ये हो जाएगा बेटा 40 एंड 40 माइनस 10 विल बी 30। तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई, बराबर, x मिल गया 30। अब x क्या है? x आर द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स। तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देखो आपको आंसर x और y में नहीं रखना है बेटा यहां पे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कहीं पे भी x और y दिया था क्या? नहीं दिया था सर, वो तो हमने लिया ना, सिंपल करने के लिए हमने एज्यूम किया था। तो आपको फाइनल आंसर जैसा पूछा था ना वैसे ही लिखना है। कैसे पूछा था? देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स एंड ₹10 नोट्स। वो तो आपने लिए थे बेटा वेरिएबल, उनको नहीं पता है कि वेरिएबल्स क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता है। आप फाइनल आंसर लिखते टाइम पे स्टेटमेंट लिखेंगे, कंप्लीट स्टेटमेंट। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स आर 30 एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स आर 20। क्लियर? बट इसके पहले जरा हम एक बार वेरीफाई तो कर ले जो हमारे स्टेप्स थे। पहले x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करो, फिर वेरीफाई करो और फिर फाइनल आंसर डिक्लेयर कर दो, है ना। तो एक पहला क्वेश्चन तो मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं, इसके बाद आप खुद कर लेना। देखो x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 20 पुट करो हमारे दोनों इक्वेशन में। यहां पे x की वैल्यू में 30 पुट करता हूं तो कितना आएगा बेटा? 5 इंटू 30 150 होता है सर। और y की वैल्यू आप 20 पुट करो तो ये हो जाएगा 200। 20 इंटू 10 क्या होता है? 200। ये दोनों का एडिशन 350 आता है क्या? हाँ सर आ गया, यस 350 आ गया। बट एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना, दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो दोनों को करना चाहिए। तो y x की वैल्यू कितनी है? 20, तो x की जगह पे 20 डाल दिया। y की वैल्यू 30, y की वैल्यू गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू कितनी है? हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। y की वैल्यू 20 है ना, ठीक है, यहां पे y की वैल्यू 20 पुट करो। 20 इंटू 2 क्या होता है? 40, तो 40 माइनस 10, नहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ मैंने यहाँ पे x की वैल्यू गलत पुट करी नहीं यार, x की वैल्यू 20 थोड़ी, x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 20, तो 2 इंटू वाई 2 इंटू 20 40, 40 माइनस 10, हाँ ये भी 30 आ रहा है और ये भी 30 है। इसका मतलब दोनों भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए ना। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए तो फिर हमारा आंसर तो करेक्ट है। अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा यहां पे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 नोट्स आर, कितने ₹5 के नोट्स? 30 एंड ₹10 नोट्स आर 20। ₹10 के नोट कितने बेटा? 20। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम इजी बेटा, एकदम सिंपल, समझ में आया सबको? तो आप नोट डाउन कर सकते बेटा इस क्वेश्चन को। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500। 3 चेयर और 2 टेबल की प्राइस है 4500। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे यार, एक चेयर की अगर प्राइस मान लो 500 है, मैंने 2 चेयर्स ले लिए, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? 1000। मतलब चेयर की कीमत और कितने चेयर्स लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगी। उस ट्रांजैक्शन, मतलब वो जो टोटल अमाउंट आपने पे की थी वो कितनी है वो मिलेगा आपको। एक चेयर की प्राइस इनटू कितने चेयर्स लिए, मतलब नंबर ऑफ चेयर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आपके सामने आएगी, आपने कितनी अमाउंट पे की थी। तो यहां पे क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500। 3 चेयर लिए थे मैंने और 2 टेबल लिए थे, बट मैंने 4500 पे किए। 3 चेयर्स लिए थे, 2 टेबल लिए थे, बट यार एक चेयर की कीमत कितनी पता है क्या आपको? नहीं, मैंने बताया नहीं आपको।
और एक चेयर की कीमत भी नहीं बताया और एक टेबल की कीमत भी नहीं बताया मैंने, बस इतना बोला है कि 3 चेयर 2 टेबल लिए तो 4500 हो गए भाई। लेकिन एक चेयर की कीमत क्या है नहीं पता, एक टेबल की कीमत क्या है नहीं पता। आगे बढ़ते। एंड द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7000। फिर से एक बार वही वैसा ही कंडीशन दी दिया। अगर मैंने दूसरा एक सेट लिया या फिर मेरे फ्रेंड ने लिया कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, उसने 7000 पे किए थे, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। जनरली क्या होता है ना वर्ड प्रॉब्लम में, जो आपको पूछा जाता है उसी को हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है ना। यहां पे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो पहले एक एक की फाइंड आउट कर लेते, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 चेयर की और 2 टेबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। बट फाइनली यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि चेयर और टेबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो पता ही नहीं है। तो जो फाइंड आउट करना होता है उसको भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो फाइंड आउट करना है उसको हम वेरिएबल लेंगे। तो हम यहां पे ऐसा कंसिडर करेंगे, द प्राइस ऑफ चेयर बी रुपीज एक्स एंड द प्राइस ऑफ टेबल बी रुपीज वाई, बराबर, क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है यार, तो उसी को अज्यूम करते हैं ना फिर। तो देखो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पे, सॉल्यूशन प्राइस ऑफ चेयर बी रुपीज एक्स and price of table b और रुपीज y, ठीक है। हमने चेयर के प्राइस को x कंसिडर किया और टेबल के प्राइस को y कंसिडर किया। तो अब जाते हमारे फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही थी, देखो यहां पे लिखते अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि 3 चेयर और 2 टेबल की कीमत, अब एक चेयर की कीमत अगर x है तो 3 चेयर की कीमत क्या होगी 3x, 5 चेयर की कीमत 5x, 100 चेयर की कीमत 100x, बस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 3 चेयर की कीमत बोल रहा है तो 3x आएगा, और 2 टेबल है तो यहां पे 2y आएगा। बट टोटल मिला के 4500 हुआ था ना। हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल है। अब सेकंड कंडीशन, मेरे दोस्त ने क्या किया था, 5 चेयर्स लिए और 3 टेबल्स लिए। 5 चेयर्स और 3 टेबल्स, ये भी सिंपल है। बट यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहां पे लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा अलग है कि 5 चेयर्स लिए थे मतलब 5x रुपीस हुए होंगे, और 3 टेबल्स दिए थे तो 3y, और टोटल अमाउंट उसने पे की थी 7000 रुपीस। यस, अब हमारे इक्वेशन फ्रेमिंग हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को कोई प्रॉपर मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, देखो यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना है, ऐसा मैं क्लियरली यहां पे बता रहा हूं आपको। क्यों बेटा, नंबर्स देखो बड़े बड़े नंबर्स है, ये देखो 4500 7000, तो जब भी बड़े बड़े नंबर्स होते ना तब वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सके तो अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, आंसर आता है बट कैलकुलेशन बढ़ता है, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड को जनरली यूज नहीं करना है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बचता है फिर, एलिमिनेशन मेथड, है ना, क्योंकि स्पेशल टाइप के इक्वेशन तो है नहीं। देखो यहां पे दिख रहा है सेम, बट यहां पे सेम नहीं है ना, तो ये स्पेशल टाइप के इक्वेशंस नहीं है। तो यहां पे हम मेथड यूज करेंगे बेटा एलिमिनेशन, या फिर उसको हम बोलते इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। बट यार इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का तो सबसे पहला रूल होता है सर, जिसको कैंसिल करना है उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। देख लो, अब x को कैंसिल करो तो 3 और 5 को सेम होना पड़ेगा। 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 15 होगा और ये भी 15 होगा। तो देखते जरा y को इक्वल करना आसान है क्या, नहीं यार, ये भी तो प्राइम नंबर है, तो इनको भी एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात याद रखो, प्राइम नंबर्स अगर होंगे ना तो उनको आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं आपके पास, क्योंकि उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता है। उनका एलसीएम ही क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी प्राइम नंबर्स होंगे तो सीधा सीधा क्या करो, जैसे अभी ये 5 है तो इसको, और ये 3 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, यही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा अभी। अब देखो यहां पे यार x को कैंसिल करो या फिर y को करो, दोनों को भी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा,
तो स्टेप्स तो उतनी ही आने वाले। तो चलो मैं x को ही कैंसिल करता हूं फिर, ठीक है। तो यहां पे लिखते बेटा मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन। अगर x को कैंसिल करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखते बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, ठीक है। फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई, तो अब नए एकदम फ्रेश इक्वेशंस हमें मिलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को 5 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है, तभी तो बैलेंस रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10। अब ये 0 0 लास्ट में एज इट इज 45 इंटू 5 225 करके देखना। 45 इंटू 5 क्या था, 5 5 25, हाँ बराबर है 225। देन इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 15, ये 3 से मल्टीप्लाई तो 9, ये 3 से मल्टीप्लाई तो 21,000, ठीक है बेटा। तो ये बन गया ना हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, परमानेंट बोले तो भी चलता है, क्योंकि अभी इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हमने न्यू इक्वेशंस बना लिए। अब इन इक्वेशंस में देखो x का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, बट यार वो अच्छे दोस्त है, साइन सेम है ना, तो हमें वहां पे दुश्मन बनना पड़ेगा। तो हमें यहां पे नेगेटिव साइन की जरूरत है, तो हम ले लेंगे यहां पे नेगेटिव साइन। तो देखो क्या होगा फिर, यहां पे लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग। अब कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से। क्यों सर ऐसा, उल्टा भी कर सकते हैं, बट देखो ना यहां पे 10 और ये 9, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना आसान है। ये 22,000 है, 21,000 है, तो ये बड़ा नंबर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना आसान है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। फ्रॉम मतलब पहले वो आता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो जिसके पहले फ्रॉम लगा हुआ है उसको पहले लिखना है, तो इक्वेशन 3 को ही पहले लिखना है। तो हम क्या करेंगे फिर यहां पे लिखेंगे बेटा 15x प्लस 10y इक्वल टू 22,500। देन यहां पे आएगा बेटा 15x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21,000। तो अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, राइट, यहां पे करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबको चेंज कर देता है यार, वो नेगेटिव है ना, खुद नेगेटिव तो सबको बदल देता है, सबको चेंज कर देगा। अब ये भी होगा नेगेटिव और ये भी होगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये कैंसल, 10y माइनस 9y इज y आएगा, और ये 22,500 है और ये 21,000 है, तो ये आएगा 1,500। क्लियर बेटा, सब्ट्रैक्ट करके देखना आप, तो ये आएगा 1,500 बराबर। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1,500, बट y क्या है, y इज द प्राइस ऑफ टेबल की प्राइस तो हमें मिल गई सर, बट खुश नहीं होना बेटा, अभी एक वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है ना, x की वैल्यू, चेयर की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन कौन से इक्वेशन में, अब चारों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, आंसर आएगा। बट अभी मैं यहां पे आपको बोलूंगा कि प्रेफर करो कि 1 और 2 को यूज करो, क्योंकि यहां पे नंबर्स बड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि ये देखो ना, ये 3 का 15 हुआ है, ये 5 का 15 हुआ है, सब यहां पे मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बढ़ गए ना। तो अब इन दोनों में से किसी में पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। चारों से भी आंसर मिलने वाला है, बट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए सिंपल इक्वेशन देखना है, तो मैं फर्स्ट में कर रहा हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3x प्लस 5 ने 2 था, 2 और y की वैल्यू मेरे पास है बेटा 1,500 है ना, 1,500 और इधर है 4,500। तो ये होगा 3x, ये 1,500 इंटू 2 क्या होता है 3,000 और ये 4,500। तो अब ये 4,500 में से 3,000 चले जाएंगे तो फिर से 1,500 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ओह 500 रुपए, चेयर 500 रुपए की है और टेबल 1,500 का है। हाँ तो टेबल की तो कीमत ज्यादा ही होती है ना, बराबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बेटा, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में। इसको आप वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई करना वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो तो जस्ट हम हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम चेक करके देख रहे थे क्या हमारे आंसर सच में सही है। तो यहां पे तो सही ही रहेंगे बेटा, आप लगे तो चेक करके देखना, ये वैल्यूज दोनों भी इक्वेशन में पुट करके देखना।
एक बार देखो जरा, ये 1,500 आएगा और ये आएगा 3,000, तो बराबर है 1,500 3,000 4,500 बराबर है। आप सेकंड वाला चेक करके देखना बेटा। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे फाइनल आंसर। सो देयरफॉर ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, वेरीफाई आप रफ में करके देख लेना, सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइस ऑफ चेयर इज रुपीज, चेयर की कीमत आ गई 500 रुपए, एंड प्राइस ऑफ अ चेयर लिखता हूं मैं, प्राइस ऑफ अ चेयर मतलब एक चेयर की कीमत, यहां पे भी लिखना पड़ेगा प्राइस ऑफ अ चेयर। एक मिनट रुको, अ मतलब एक ना, एक की बता रहे ना हम। प्राइस ऑफ अ चेयर बी रुपीज एक्स, एंड प्राइस ऑफ अ टेबल बी रुपीज वाई। तो यहां पे भी अ लिखेंगे, प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज 1,500, टेबल की प्राइस है 1,500। आ गया हमारा आंसर, कितना सिंपल था। ठीक है बेटा, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं होता यार, बस ध्यान से पढ़ना है उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे बेटा, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। एक जू है, जू मतलब प्राणी संग्रहालय, वहां पे टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स जो है वो 50 है, 50 है दोनों मिला के। लायन कितने हैं, पिकॉक कितने हैं वो नहीं पता, उन्हीं को हम एक्स और वाई कंसिडर करेंगे फिर, है ना। आगे पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। उनके अगर पैर हम काउंट करेंगे, त्यांचे पाय जर आपण मोजले दोघांचे मिळून तर 150 पाय भरतात। लॉयन और पिकॉक के अगर लेग्स हम काउंट करेंगे तो 150 आता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक इन द जू। देखो जो फाइंड करना होता है उसी को हम अज्यूम करेंगे। तो यहां पे यार नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक कितने पता ही नहीं है, तो उन्हीं को हम अज्यूम करेंगे। तो यहां पे लिखते बेटा नंबर ऑफ, सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा लेट। लास्ट क्वेश्चन में लिखा था क्या मैंने, नहीं लिखा था, लिखना पड़ेगा लेट 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 लेट। ठीक है, लेट लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिख दो यहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे कंटिन्यू करते बेटा। सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ लायंस bx and number of peacock कॉक मतलब COCK by। तो लायंस x है और पिकॉक y है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम तो 50 आना चाहिए ना, दोनों मिला के उनका काउंट 50 हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आ रहा है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। सोप्पा इक्वेशन आलेला आहे। दूसरा इक्वेशन माहित नाही आता कसा येतोय। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, उनके लेग काउंट करने हैं। लायन को कितने पैर होते रे, अब गलती से 2 मत बोलना, लायन को 4 पैर होते हैं बराबर, और पिकॉक को कितने होते हैं, पिकॉक मतलब मोर ना, मोराला किती पाय असतात, 4 का 5 3 2। ठीक है, जो पिकॉक होता है उसको 2 पैर होते हैं और लायन को 4 पैर होते हैं। फिर कैसे करें सर, उनके जो टोटल पैर है वो तो 140 आ रहे, तो फिर यहां पे लिखते हैं कि लायन हैज 2 पेयर्स, सॉरी 2 पेयर्स पैर्स को मैं इंग्लिश में पेयर्स लिख रहा हूं। लायन हैज 2 लेग्स, अरे यार लायन हैज 4 लेग्स ना, आपके चक्कर में मैं भी गलत कर रहा हूं। एंड पिकॉक हैज 2 लेग्स। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे बेटा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन में उनके टोटल पैर हमने काउंट किए तो हमें 150 मिले थे। तो एक लाइन के 4 पैर होते हैं, तो ऐसे हमारे पास एक्स लाइन है तो वो ऐसे उसके पैर हो जाएंगे 4x। समझ में आ रहा है? एक लाइन है तो 4 पैर, यहां पे 2 लाइन है तो 4 इंटू 2 8 उसके पैर। तो जितने लाइन है उतने उसके पैर होंगे, बट 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन के 4 पैर होते हैं ना। तो 4x। देन पिकॉक, एक पिकॉक के 2 है तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, बट ये टोटल काउंट आएगा 150। ठीक है, यस सर। अब इक्वेशन तो सिंपल 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 है ना, फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल है। तो अगर इक्वेशन बहुत सिंपल है तो हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के पास। वैल्यूज अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या फिर एलिमिनेशन भी करना आसान है, एलिमिनेशन ही करते हैं यार। देखो यहां पे अगर x को कैंसिल करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, y को कैंसिल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, है ना। किसी को भी करो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही तो बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे y को कैंसिल कर रहा हूं बेटा, y को, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन, आप x को भी कैंसिल करके आंसर सेम ला सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर यहां से हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2y इक्वल टू 100, है ना। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 मिलेगा। अब फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई करके हमने थर्ड लाया ना, तो अभी फर्स्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि इसी का तो ये अलग वर्जन है, एक ही है वो, है ना, एक ही फैमिली के हो, बस वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? ये 2y सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट कौन सा इक्वेशन कौन से इक्वेशन में से करना बेटर होता है वो मैं बता रहा हूं। उल्टा किया तो भी चलता है, आंसर आता है, बट जो बड़ा कोएफिशिएंट होता है ना जनरली, इसको बड़ा इक्वेशन कंसीडर करो, और ये छोटा है समझो, तो ये बड़े में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। तो यहां पे लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। थर्ड को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर फ्रॉम जहां पे लगा है उसको पहले लिखना है, तो सेकेंड को पहले लिखना है। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 150 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 100 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी यहां पे विलन आएगा, सबको नेगेटिव करेगा, देखो सबको नेगेटिव किया। ये 4x माइनस 2x क्या होगा? 4x माइनस 2x आएगा 2x, ये कैंसिल। 150 माइनस 100 कितना आता है? 50, तो x इक्वल टू आएगा 25। x तो मिल गया, अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे? किसी सिंपल इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मुझे तो फर्स्ट ही सिंपल लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ज्यादा कोएफिशिएंट ही नहीं है। तो x की वैल्यू पुट करो तो आएगा बेटा ये 25, यहां पे आएगा 25 प्लस y इक्वल टू 50। हाँ, तो फिर y भी तो 25 आएगा क्योंकि 50 माइनस 25, तो दोनों भी 25 थे। लाइन भी 25 है और पीकॉक भी 25 है। चेक करके दे, वेरीफाई करो जल्दी। हाँ यार, पहला इक्वेशन तो वेरीफाई हो रहा है, दोनों 25 होंगे तो 50 बराबर है। तो x यहां पे 25 तो 100 आएंगे उसके लेग्स, और इसके 50 आएंगे। हाँ बराबर है फिर, है ना, इसके लेग्स 100, इसके 50, तो 150 लेग्स आ रहे, तो एकदम करेक्ट है। फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं है और वो स्टेटमेंट लिखना है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक आर, पहले लाइन लिखा है तो पहले दोनों सेम है यार। 25 ईच किया तो भी चलेगा, 25 ईच, दोनों भी 25 है तो ऐसा भी चलता है। 25 ईच हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है, सारे स्टेप्स क्लियर है, आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सेम क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिलते हैं तो क्या आप उनको ट्राई कर सकते हैं?
करना ही पड़ेगा, है ना। उसका सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा, चेक करके देखना बेटा। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहां पे कितना भी समझने दो आपको लगेगा हाँ यार अभी मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पूरा समझ में आया, बट जब खुद लेके बैठोगे ना तब प्रॉब्लम्स आएंगे। और आपने खुद से अगर सॉल्व किया तो फिर समझ जाना कि आप कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्डअप होगा। ठीक है बेटा, चलो तो खुद से ट्राई करना है। आगे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर। अब ये डिनोमिनेटर बोल रहा है, न्यूमेरेटर बोल रहा है, मतलब है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फ्रैक्शन जो स्टार्टिंग में देखा था हमने टाइप, तो यहां पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है यार। तो फ्रैक्शन वाले अगर क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन कैसा होता है, याद है आपको फ्रैक्शन कैसा होता है? अरे फ्रैक्शन तो a बाई बी के फॉर्म में होता है, या फिर x बाई y के फॉर्म में होता है, या फिर p बाई क्यू, मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। इतना तो हमें पता है सर। अच्छा, तो डिनोमिनेटर के बारे में बता रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमेरेटर इफ वन इज एडेड टू न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द न्यूमेरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1:2 टू फाइंड द फ्रैक्शन। कुछ नहीं समझा सर बस इतना समझा कि ये क्वेश्चन है ना ये फ्रैक्शन पे बेस है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। फ्रैक्शन समझ में आया ना, फ्रैक्शन पे बेस है, तो चलो अभी फ्रैक्शन कंसीडर करते। आपको क्या बोला है लास्ट में? फाइंड द फ्रैक्शन। और आपको पता है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है, तो फिर यार हम फ्रैक्शन कंसीडर ही करते हैं ना फिर स्टार्टिंग में ही। सॉल्यूशन यहां पे हम लिखते बेटा कि लेट द फ्रैक्शन, लेट, चलो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में होता है न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम एक काम करते हैं ना फिर लेट न्यूमेरेटर बी, क्योंकि उन क्वांटिटीज को हमें दो अलग अलग वेरिएबल में कंसीडर करना है। लेट द न्यूमेरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमेरेटर को हम बोलेंगे x और डिनोमिनेटर को हम बोलेंगे y। तो अगर ऐसा हम कंसीडर करेंगे तो फिर फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू आएगा बेटा x बाय y। आया समझ में? यहां तक एकदम क्लियर है कि बताओ एक बार। न्यूमेरेटर x कंसीडर करेंगे, आप उल्टा भी कर सकते हैं, न्यूमेरेटर को y लेना है ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो मैंने x और y कंसीडर किया तो इसको एज इट इज लिख दिया, फ्रैक्शन बन गया। अब आएंगे हम कंडीशंस पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में वो क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से हम उसको समझ लेते हैं। ध्यान से पहले पढ़ेंगे फिर समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में वो क्या बोल रहा था बेटा? वो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, याद आया मैंने बोला था इज, आर, विल बी, शैल बी सब इक्वल टू होता है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब हम बात कर रहे y की, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब y इज इक्वल टू इज वन मोर, याद आया मैंने 10 लेस में क्या किया था? इक्वल टू के उस साइड में जाके -10 किया था। यहां पे वन मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, मतलब +1 करना है। इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर, उसके न्यूमेरेटर को डबल करेंगे ना तो भी डिनोमिनेटर से 1 से बड़ा है, तो न्यूमेरेटर को डबल करो, न्यूमेरेटर को डबल किया। ओहो, फर्स्ट इक्वेशन तो आ गया। फिर द डिनोमिनेटर इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमेरेटर, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ वन इज एडेड टू न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, दोनों में भी एक एक ऐड कर दो। जैसे न्यूमेरेटर x है, एक ऐड करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1। डिनोमिनेटर ऐड, उसमें 1 ऐड करो तो क्या होगा? y प्लस 1। दोनों में एक एक ऐड कर दिया, देन द रेशियो ऑफ द न्यूमेरेटर टू डिनोमिनेटर, 2 जब आता है तो वो नीचे जाता है। द रेशियो ऑफ न्यूमेरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1:2। अच्छा, दोनों में अगर हम एक एक ऐड कर देंगे मतलब x को बनाएंगे x प्लस 1, y को बनाएंगे y प्लस 1, तो इनका रेशियो आता है 1:2। एकदम सिंपल है। देखो फिर यहां पे लिखते बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा था? दोनों में ना आप एक एक ऐड कर दो। हमारे पास क्या है? न्यूमेरेटर मतलब सिर्फ x है, उसमें एक ऐड कर दो। फिर डिनोमिनेटर मतलब क्या है? y है, उसमें भी एक ऐड कर दो। दोनों का रेशियो ले लो ना, तो ये रेशियो क्या आता है? 1:2। ऐसा बोला है हमें यहां पे। अरे यार ये इक्वेशन तो गड़बड़ लग रहा है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। ऐसा होना चाहिए था इसको, एकदम ऐसा स्ट्रेट एक लाइन में।
ये तो गड़बड़ है यार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर, ठीक है। इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं तो हमें फिर समझ में आएगा कि इसको कौन सा सुटेबल मेथड यूज करना है सॉल्व करने के लिए। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आएगा बेटा 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 और ये 1 इन ब्रैकेट y प्लस 1, बराबर ना, ये 1 इन ब्रैकेट y प्लस 1। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या मिलता है देखते हैं ना एक बार। ये 2 अंदर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। ओके अब एक काम करते यार, अब ये तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। यहां पे भी मुझे y इक्वल टू 2x प्लस 1 ही क्यों दिख रहा है, मैं आपको बता दो। देखो ये 1 है ना यार, इसको इधर बुलाओ, ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा, झगड़े करेगा इसके साथ, इसको कम कर देगा, फिर 2x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2x माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। ओ भाई साहब ये तो सेम दिख रहा है, ये देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 इक्वल टू y, ये तो सेम हो गया यार। अब इसको कैसे सॉल्व करें देखो अब अगर मैं इसको देखूंगा थोड़ा ध्यान से ना, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अगर ये y की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब सॉल्व कैसे करें, देखो मैं आपको बताता हूं इसमें गड़बड़ क्या होगी भैया। अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन 1 में y की वैल्यू मेरे पास है सर, उसकी वैल्यू इधर डाल दो ना सर, आंसर आएगा। y की जगह क्या पुट करो, 2x प्लस 1। चलो मैं आपको पुट करके बताता हूं, y के जगह पे आपको क्या लेना है बेटा, 2x प्लस 1 लेना है ना, ले लो ना, मजा आएगा। आप ले लिया सर, फिर ये 2x कैंसिल, 1 कैंसिल, अरे ये क्या हो गया, सब कुछ कैंसिल, फिर आंसर क्या है हमारा, हा अब हो गया ना गड़बड़। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनो। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं स्टार करता हूं क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कहा गया हमारा स्टार, है क्या स्टार अपने पास, हाँ है। चलो 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 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, इसको स्टार करके रखो बेटा, क्योंकि ये अलग है। अब यहां पे गड़बड़ हो गया ना, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हम, तो मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। बेटा ये दोनों भी इक्वेशन सेम है, जब भी दोनों इक्वेशन सेम आते हैं तब बस आपको इतना याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है 10th में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि 10th में है आपको ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत उसमें 1-2 क्वेश्चंस है, अभी बता के मतलब नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, पूरा का पूरा बताना पड़ेगा तो उसमें मिनिमम ½ एन आवर लगेगा मुझे, तो अभी बता के मतलब भी नहीं, एक ही तो क्वेश्चन है। बस आपको इतना याद रखना है बेटा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जहां पे दोनों इक्वेशन सेम है, एग्जैक्टली सेम है, साइन में भी कुछ चेंज नहीं, देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहां पे आपको डायरेक्टली लिख देना है कि हियर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब भी इक्वेशन सेम तब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, ऐसा लिख दो, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा कि हियर वी हैव इनफाइनाइटली, क्योंकि आपने देखा ना हम सॉल्व कर रहे तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, दोनों साइड कैंसिल हो रहा है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हियर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो वो बोलेंगे भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो है तो एक आधा तो बता दे, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, ठीक है एक आधा तो बता, तो फिर एक आधा कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं वन ऑफ द सॉल्यूशन इज, अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह पे 1 पुट करो तो आपको y मिलेगा, 2 पुट करो तो आपको y की अलग वैल्यू मिलेगी, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, हम एक ही लिखेंगे कोई तो भी, ठीक है। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज, इसको मैं ऐसे करूं क्या, to find one of the solution, मतलब मैं प्रोसेस ही आपको बता देता हूं कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है कैसे आएंगे। टू फाइंड वन ऑफ द सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू 1, आप 2 3 4 5 6 7 ऐसे पुट करते जाओ, आपको y के वैल्यूज मिलते जाएंगे। मैं बस एक सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, है ना, 1 में करो 2 में करो, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना। तो अगर 1 में मैं पुट करूंगा तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू आएगा 2, x के जगह पे 1 और ये 1, तो y इक्वल टू आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1
3, तो y इक्वल टू 3 आ रहा है. सो देयरफॉर one of the solution is 1, 3. 1 of the solution is 1,3. मतलब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3. तो क्या ये सच में करेक्ट है हमारा आंसर? चेक करो ना. x की वैल्यू 1 क्या बोल रहा था, हमें आपको वेरीफाई करके बताता हूं भैया. हमारा फ्रैक्शन x बाय y है. हमारा फ्रैक्शन क्या है बेटा? x बाय y. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर. तो अगर मैं यहां पे 1/3 ये फ्रैक्शन हमारा फाइनल आंसर आ गया ऐसा अज्यूम करूं, तो क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर जो है वो इसको अगर मैं डबल भी करूं ना तो भी 1 से बड़ा है. तो बराबर है ना, क्या गलत है? इसको मैं डबल भी करूं तो भी 1 से बड़ा है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी. देन सेकंड क्या बोल रहा है? दोनों में एक एक ऐड कर दो ना. इफ 1 इज एडेड इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसको एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 2, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये बनेगा फिर 4. तो बोल रहा है कि दोनों में एक एक ऐड करेंगे ना तो उसका रेशियो आता है 1/2. तो बराबर है ना, क्या गलत बोल रहा है? 2 1 2, 2 2 4 आ गया. तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया. क्लियर बेटा? वन ऑफ द सॉल्यूशन जो बोला मैंने वेरीफाई हो गया. अगर आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने तो क्या करेंगे? यहां पे 2 पुट करो ना. तो 2 × 2 4, 4 + 1 5. तो एक 2 और दूसरा 5. अब 3 पुट करो तो 2 3 6 + 1 7. तो 3,7 2,5 1,3. ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे. और ये बहुत सारे सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम हो. देखो यहां पे माइनस मतलब साइन में भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं. तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का, इसको मैंने 3 स्टार दे दिया. आपके लिए ये अलग टाइप का है क्योंकि 10th में तो ये कॉमन हो जाएगा आपके लिए. और यहां पे हमने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करके भी बता दिया. क्लियर बेटा? ये आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, बहुत सारे आंसर से. तो आगे बढ़ते हैं. संजय 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 सिंघानिया. हाँ, नहीं ये संजय सिंघानिया नहीं, ये सिर्फ संजय है. तो संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम. संजय को एक फिक्स मंथली इनकम मिलती है 5,000 10,000. नहीं यार, बहुत ही कम हो गया ना. चलो 50,000 ले लेते हैं, ठीक है, वो तो एवरेज है भी. 50,000 संजय को इनकम मिलता है. एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी. हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है ना. मतलब त्याची पगार वाढ होते, प्रत्येक वर्षाला त्याची पगार वाढ होते. आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4,000. मैंने जो पहले कंसिडर किया था वही बराबर है, उससे भी कम दिया यार. आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500. 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी हो गई 4,500 रुपए. आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम 5,400. 10 साल के बाद उसकी सैलरी पहुंच गई 5,400 रुपए तक. इंक्रीमेंट लगते लगते गया, फिर वो उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 5,400 तक पहुंच गई. फिर बोल रहे कि देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट. लास्ट लाइन पे ध्यान देना बेटा, लास्ट लाइन. फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल सैलरी. पता नहीं है ना हमें ओरिजिनल सैलरी, तो उसको हम एक्स बोलेंगे. ओरिजिनल सैलरी एक्स है एंड ईयरली इंक्रीमेंट भी फाइंड करना है, तो ईयरली इंक्रीमेंट वाई बोलेंगे, है ना. तो वेरिएबल्स किसको कंसीडर करना है ये तो अब सिंपल हो गया. जनरली लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है ना उसी से हमें पता चलता है, क्योंकि जो फाइंड आउट करना है वही हम वेरिएबल ले लेते हैं. बराबर. तो फाइंड ओरिजिनल सैलरी, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹X एंड द ईयरली इंक्रीमेंट बी ₹Y. तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन इजी. बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं यहां पे. चलो पहले लिख लेता हूं यहां पे, फिर जहां पे इक्वेशन बनाने का टाइम आएगा तब बताऊंगा मैं कैसे बनता है इक्वेशन. सो लेट ओरिजिनल सैलरी बी ₹X एंड मंथली इंक्रीमेंट, नहीं मंथली नहीं यार, मंथली इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा? फिर तो मज्जे ही मज्जे इसके. मंथली इंक्रीमेंट मिला तो ईयरली इंक्रीमेंट साल में एक बार ही मिलता है यार, वो भी कभी कभी नहीं मिलता है. ईयरली इंक्रीमेंट बी और ₹Y, है ना. ईयरली इंक्रीमेंट बी ₹Y. अच्छा, अब होता क्या है पता है? मान लो यार किसी पर्सन की सैलरी है ना वो 100 रुपए है और उसको एक साल में मिल रहा है 10 रुपए इंक्रीमेंट. तो उसका एक साल के बाद सैलरी क्या हो जाएगी? 110 रुपए. 100 + 10 ना. अब उसकी ये फिक्स सैलरी वो तो फिक्स ही रहेगी, बट इंक्रीमेंट उसको कितना मिल रहा है? अभी 10 रुपए मिल रहा है ना.
तो सेकेंड टाइम पे उसको और 10 मिल गया, तो क्या मैं यहां पे 10 प्लस 10, क्योंकि हर साल उतना बढ़ बढ़ के मिल रहा है ना, तो अभी उसकी सैलरी कितनी है, 1 मिनट, ये फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी सैलरी हो गई बेटा 110। अब सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी 110 है, या फिर ऐसा नहीं करते हम, एक काम करो, 110 है, फर्स्ट ईयर में उसको 10 रुपीज मिले, अब सेकेंड ईयर में फिक्स सैलरी तो है, फिर 10 तो मिले थे लास्ट ईयर, अभी और 10 मिलेंगे, मतलब उसका 20 रुपीज बढ़ रहा है, ये तो फिक्स ही रहेगा। फिर ये 10 है, फिर थर्ड ईयर में और 10 मिलेंगे, मतलब 10 पहले ईयर में मिले थे तो 110 सैलरी हुई थी, है ना, फिर सेकेंड ईयर में 10 मिले तो अभी 120 हो गई, मतलब 20 रुपए बढ़ गए, फिर थर्ड ईयर में 30 रुपए बढ़ेंगे, फिर 40 बढ़ेंगे, फिर 50 बढ़ेंगे, फिर 60 बढ़ेंगे, मतलब क्या हो रहा है, जो फिक्स सैलरी है उसमें जो ईयर है 3 साल के बाद कितना होगा, 30 रुपए बढ़ेगा, 4 साल के बाद कितना होगा, 40 रुपए बढ़ेगा, मतलब हम जो इंक्रीमेंट है उसको ईयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 इयर्स, अब हमने कंसिडर ही क्या किया है, उसकी फिक्स सैलरी एक्स है और 4 साल के बाद उसकी सैलरी बन गई थी 4500, तो 4 साल के बाद इंक्रीमेंट कितना होगा, फिर 4y होगा ना, 1 साल के बाद y होगा, 2 साल के बाद 2y इंक्रीमेंट होगा, देन 3y होगा, देन 4y होगा, तो इसको तो 4 साल हो गए ना, तो इसका इंक्रीमेंट होगा 4y, और दोनों मिला के फिक्स और इंक्रीमेंट मिला के इसकी सैलरी हो गई थी 4 साल के बाद 4500 रुपए, मतलब बहुत ही कम सैलरी पे स्टार्ट किया था भाई साहब ने। चलो तो यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पे आएगा बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भी लिख ही देता हूं अब यहां पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखो अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 years his monthly salary become 5400, ओके 10 years ना, अरे सिंपल है, फिर फिक्स वाली तो फिक्स ही रहेगी, और जो इंक्रीमेंट है 10 साल के बाद क्या होगा, 10y होगा ना, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना हो रहा है उसका इंक्रीमेंट, सॉरी टोटल सैलरी 10 साल के बाद कितनी हो रही, 5400। इक्वेशन सेकंड हो गया ना, एक बार इक्वेशंस बन गए ना उसके बाद तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इक्वेशन फ्रेमिंग ही थोड़ा सा अभी शुरू में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट यार आदत हो जाएगी उसकी भी। देखो अब इनको सॉल्व करना है तो सिंपल है, देखो x का कोएफिशिएंट तो सेम है ना, तो फिर तो एलिमिनेशन से ही करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे, बट बड़ा कौन है, ये है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, बराबर, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेकंड बड़ा है ना, ये देखो कोएफिशिएंट, तो जो फ्रॉम लिखा है वो तो सेकंड के पहले लिखा है, तो सेकंड को पहले लिखना पड़ेगा, तो x प्लस 10y इक्वल टू 5400 और x प्लस 4y इक्वल टू 4500, बराबर। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहां पे होगा बेटा सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो x गायब, 10y माइनस 4y इज 6y, और इधर 5400 और 4500, तो ये तो होता है 900, करके देखना, तो y इक्वल टू क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाय 6, तो आएगा 150 रुपया तो इसका इंक्रीमेंट मिला है 150 रुपया, ठीक है, y इज इक्वल टू 150 आया, मतलब इंक्रीमेंट 150 रुपीज। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे फिर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सिंपल कौन सा है रे, चलो दोनों भी लगभग सेम ही है, तो फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट में पुट करो, x प्लस 4y था ना वो 4, और y आया था 150, और इधर है बेटा 4500, है ना, ये देखो, तो ये हो जाएगा बेटा 150 इंटू 4 600 होता है, तो अब 4500 में से 600 माइनस होगा, तो ये आएगा 3900, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी 3900 थी,
जिसपे उसने ज्वाइन किया था। बाद में इंक्रीमेंट लगता 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 गया, फिर उसको 4 साल के बाद 600 रुपए बढ़े, क्योंकि एक साल में 150 है ना, तो 4 साल में 600 बढ़े, फिर उसकी सैलरी अब हो गई 4500। क्लियर बेटा? तो अब आप इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होगा, लिख सकते हैं आप स्टेटमेंट। चलो अभी स्टेटमेंट में आपके लिए छोड़ता हूं। y की वैल्यू आ गई, स्टेटमेंट लिखना है बेटा, और x की वैल्यू आ गई, हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी इज ₹3,900 एंड द मंथली इंक्रीमेंट इज ₹150। क्लियर? इसको आप स्टेटमेंट में लिखना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आंसर मैंने कंप्लीट आपको करके दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स। प्रियंका आणि दीपिका चांगल्या मैत्रिणी आहेत। कुठल्या मूवीमध्ये ते सांगा बरं. या दोघांची जोडी कुठल्या मूवीमध्ये होती सांगा बरं एकदा. प्रियंका अँड दीपिका कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे फटाफट. प्रियंका आणि दीपिकांनी कोणती मूवी सोबत केलेली आहे रिसेंटली म्हणजे एक 4-5 वर्षापूर्वी, ज्यामध्ये रणवीर सिंग पण होता. एक हिंट देतोय आता, पुढचं तुम्ही करायचे कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचे. द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका अँड दीपिका इज 34 इयर्स. प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, हा बराबर है, एल्डर ही है, बाय 6 इयर्स. देन फाइंड देयर टुडेज एज. अब आपको यहां पे लास्ट लाइन में क्या बोला है ध्यान से देखो बेटा. देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. प्रेजेंट एजेस, तो दोनों का भी प्रेजेंट वाला एज हमें नहीं पता है. प्रेजेंट वाला एज पता है क्या? नहीं पता है. तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे फिर कि उनका प्रेजेंट एज हम एज्यूम करेंगे कि एक्स और वाई है. राइट बेटा? तो मैं लिखता हूं यहां पे लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी रुपीज, सॉरी रुपीज कैसे आएगा, बी एक्स ईयर्स. एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, प्रेजेंट एज ऑफ दीपू, बट यहां पे दीपू नहीं लिखना, दीपिका बी वाई ईयर्स. चलो आगे बढ़ते हैं. अब कंडीशन क्या बोला है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स. उनके एज का सम कितना आ रहा है? 34 आ रहा है. तो लिखते बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. दोनों के एज का सम बोला है उन्होंने 34 है. ठीक है ना? फिर इसका एज अगर x है और उसका y है तो दोनों के एज का सम कितना है? 34. बहुत ही छोटे छोटे दिखा है यहाँ पे. दोनों के एज का सम 34, तो एक ही 34 की होगी. बचपन का है शायद ये क्वेश्चन. फिर प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स. अब क्या बोल रहा है कि प्रियंका जो है ना वो दीपिका से 6 साल से बड़ी है. ओके, तो लिखते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. देखो बात कर रहे हम प्रियंका की. प्रियंका इज, जैसे प्रियंका की एज की बात हो रही तो एक्स को उठाओ. प्रियंका इज मतलब इक्वल टू, एल्डर मतलब कहां गया वो, हाँ, एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स. एल्डर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब प्लस, तो राइट साइड में जाके प्लस करेंगे. प्रियंका इज +6 देन दीपिका. हो गया ना हमारा इक्वेशन फ्रेम. अब तो बहुत सिंपल है. अभी आप ही लोग बताएंगे इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना बेटर होगा. बताओ जल्दी. अरे x इक्वल टू है ना, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी यहां पे. तो सब्स्टिट्यूशन यहां पे बहुत ही सिंपल होने वाला है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, है ना. सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं. तो क्या करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू अपने पास? x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो x की वैल्यू. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन आएगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, कलर कौन सा लू, हो वही लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो x इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू पुट करनी ना. x की वैल्यू क्या है? y + 6. तो x की जगह पे y + 6 पुट कर दिया. अभी और एक y बाकी है, इज इक्वल टू 34. y होता है सर 2y.
फिर ये 34 में से चला जाएगा 6 तो आएगा 28, तो y इक्वल टू आएगा 14, मतलब दीपिका का एज आ गया 14 साल, है ना। y 14 है, सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट ही करते हैं, नहीं सेकंड करते है ना, सेकंड आसान होगा क्योंकि वहां पे x इक्वल टू ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया है। तो x इक्वल टू आएगा y प्लस y कितना है 14 है, 14 प्लस 6, तो दीपिका का एज प्रियंका का एज आ गया 20, हो गया हमारा आंसर, है ना बेटा। सिंपल, एकदम सिंपल। देखो दोनों में डिफरेंस 6 साल का है, हाँ है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था दोनों में डिफरेंस 6 साल का, और दोनों के एज का एडिशन 34 आता है क्या, बराबर आ रहा है ना सर, हो गया आंसर, हो गया। बस आपको यहां पे एक फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते फटाफट। द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए भी, और इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, तो अभी अच्छे से समझ लो, तो 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूं कि अभी 10th की जो बैच है उसमें कुछ लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि डिजिट और नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम अप्लाई ही नहीं करते, पढ़ते तो है बट अप्लाई नहीं करते। तो अभी ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होगा उसका एक कॉन्सेप्ट है, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी जो डिजिट है उनका सम 9 है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो एक्सीड्स का मतलब भी यहां पे प्लस होता है, प्लस एक्सीड्स मतलब मोर, है ना, तो एक्सीड का मतलब भी प्लस होता है। तो जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलने वाला है ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है, देन फाइंड द 2 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है। लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। बेटा अब ये जो डिजिट और नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करना है आपको हमेशा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए रहेगा कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर्स। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं है डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस क्या है। आप बोलेंगे सर सेम ही तो होता है, डिजिट और नंबर तो सेम ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब बताओ डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने हैं। अब बोलेंगे बहुत सारे आंसर डिजिट, नहीं, टोटल डिजिट्स आर ओनली 10, 0 to 9। डिजिट सिर्फ 10 होते हैं, 0 to 9, और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो ना यार, जैसे मैंने नंबर बनाया 23, है ना, तो ये 2 और 3 का यूज करके हुआ है, तो 0 से 9 के बीच में 2 और 3 तो आता है ना, तो उन्हीं डिजिट का यूज करके हम अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। बट वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक कोई रूल है, पर्टिकुलर रूल का यूज करके हम नंबर्स बनाते। ऐसे ही उठा के, नींद से उठा के नंबर्स थोड़ी बनते, रूल होता है उसका, है ना। क्या रूल है, अब जैसे मैं 23 बोलता हूं तो प्रोनाउंसिएशन देखो ना क्या आता है, 23 मतलब 23, तो 20 प्लस 3 बराबर ना। हाँ सर यही तो हो रहा है, 23 मतलब होता है 20 प्लस 3। अब ये 20 कहां से आ रहा है, ये 2 का 20 कैसे बना, उसका भी एक रूल है। 2 का 20 इसलिए बना क्योंकि 2 इज एट द 10th प्लेस। 2 10th प्लेस पे है ना, तो 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो 3 है ये यूनिट प्लेस पे है ना, तो यूनिट प्लेस वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करते, तो 3 into 1 तो 3 आता है, फिर दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें प्यारा सा नंबर मिलेगा 23। समझ में आ रहा है, ऐसे ही फॉर्मेशन होता है नंबर्स का, ठीक है। अब कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, आपका एक आधा फेवरेट नंबर सबका 143 अपने टेक्स्ट बुक में भी है। तो देखो 143 कैसे बनता है बेटा, यहां पे यूनिट डिजिट पे 3 है, तो यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो। 10th डिजिट पे 4 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 100th प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 3 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस पे 4 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 100th प्लेस पे 1 है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितना आया 100, ये आया 40, ये आया 3, सबका एडिशन करेंगे तो मिलेगा 143। ऐसे होता है नंबर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यार यहां पे प्लेस का भी इंपॉर्टेंस है फिर इस टाइप के क्वेश्चन में, है। यूनिट प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पे कौन है, क्योंकि यार अगर मैं प्लेस चेंज कर दूंगा ना तो फिर डिजिट भी चेंज होगा, सॉरी नंबर भी चेंज होगा। कैसे देखो अभी, अब अगर मैं बोलूं यार ये तो हो गया पर्टिकुलर नंबर के बारे में, 23 ले लिया, 143 ले लिया, बट मुझे पता ही नहीं कि यूनिट प्लेस पे कौन है और 10th प्लेस पे कौन है,
क्योंकि हमें वही तो करना है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कौन सा है वो पता ही नहीं है, तो हम जनरल कंसीडर करते हैं कि x और y डिजिट्स लेके नंबर बना के देखते, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट नंबर नहीं ले सकते ना, हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, यूनिट प्लेस पे सपोज मैं बोलता हूं कि आप x ले लो और टेंस प्लेस पे आप है ना y ले लो, ऐसा तो कर सकते हैं ना जनरल, और फिर इससे एक नंबर बना के दिखाओ। तो यहां से एक नंबर मिलेगा बेटा, सो ओरिजिनल नंबर यहां से बनेगा। हमेशा यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, अभी अच्छे से समझो, बाद में आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, अगर टेंस प्लेस पे y है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे x है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, हो गया नंबर। अब आगे क्या बोल रहा था, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ये क्या बोल रहा है पता है, कि डिजिट को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब टेंस प्लेस पे y की जगह पे हम x ले लेंगे और यूनिट प्लेस पे x की जगह पे हम y, मतलब इनके प्लेस चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे प्लेस। तो यार प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर ही चेंज होगा। फिर कैसे सर, ये देखो, प्लेस इंटरचेंज करने की वजह से टेंस प्लेस पे कौन आया, फिर एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। फिर टेंस प्लेस पे कौन आया, टेंस प्लेस पे तो x आया सर, ये देखो टेंस प्लेस पे x आया, तो इसकी वजह से फिर ये होगा 10x और ये होगा y। समझ में आया बेटा, हमने इनके अगर प्लेस इंटरचेंज कर दिए है ना, सॉरी हमने इनको अगर इंटरचेंज कर दिया तो नंबर ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये होगा 10y प्लस एक्स। बट अगर टेंस प्लेस पे x आ गया और यूनिट प्लेस पे y आ गया तो न्यू नंबर बनेगा 10x, क्योंकि x टेंस प्लेस पे ना, तो 10x प्लस y। तो ये न्यू नंबर है या फिर ओरिजिनल नंबर है और ये न्यू नंबर है, ऐसा याद रखो, दिस इज ओरिजिनल नंबर, दिस इज न्यू नंबर। जब इंटरचेंज करेंगे उनके प्लेसेस तब जो नंबर बनेगा वो ये वाला नंबर है, ठीक है। अब एक छोटा सा डाउट आता है स्टूडेंट्स को यहां पे, सर ये ऐसा ही रहेगा, नहीं, आपने अगर इसको पहले से स्टार्टिंग में उल्टा कर दिया, आप यूनिट प्लेस पे y भी ले सकते स्टार्टिंग में ही और यहां पे x ले लो, तो आपका पहला जो ओरिजिनल नंबर वो आएगा फिर 10x प्लस y, और फिर रिवर्स करने के बाद आएगा 10y प्लस x। फाइनल आंसर में कुछ चेंज नहीं होता है, टेंशन मत लो, है ना। तो आपको जो भी लेना है, यूनिट प्लेस पे x लेना है या फिर y लेना है, उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर आएगा और फिर चेंज करेंगे तो ये न्यू नंबर भी आपका चेंज आएगा, बट फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर हमने डिजिट्स को कंसीडर किया यूनिट प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y तो नंबर क्या बनता है, फिर इंटरचेंज अगर करेंगे तो न्यू नंबर क्या बनता है। समझ में आया, इतना अगर समझ में आया ना तो बहुत सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। देखो अभी द सम ऑफ द 2 डिजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स, मतलब जब भी मैं डिजिट बोलता हूं तब आपको x और y ही याद आना चाहिए। जब मैं नंबर बोलता हूं तब 10y प्लस x, जब मैं न्यू नंबर बोलता हूं तब 10x प्लस y। डिजिट जब बोलूंगा x और y सेपरेट रहेंगे, डिजिट जब बोलूंगा x और y सेपरेट, नंबर बोलूंगा तो ये वाला लेना है, न्यू नंबर बोलूंगा तो ये वाला लेना है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो डिजिट का सम बोल रहा है वो, मतलब y और x का सम आ रहा है 9। क्लियर। तो यहां पे करते बेटा हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा यहां पे, लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, मैंने क्या लिया यहां पे, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस भी x, आप इसको y भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा चेंज होगा फिर। एंड डिजिट एट टेंस प्लेस भी, डिजिट एट टेंस प्लेस बी y, ठीक है बेटा, यही सब इधर लिखना है अभी। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे y है ना तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। एंड न्यू नंबर, दोनों एक बार लिख के रखो यहां पे, एंड न्यू नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y, ठीक है। इतना लिख दो, ये 4 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने इधर भी आपको बताया। अब देखो, अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है बेटा यहां पे कि द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम आ रहा है 9। तो डिजिट तो हमारे पास x और y है,
तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 9। डिजिट की बात कर रहे हैं हम। आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब न्यू नंबर, हमेशा याद रखो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, जब भी बोलता हूं तब हम न्यू नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब न्यू नंबर क्या मिल रहा है हमें, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, क्या नंबर मिल रहा है हमें, ये देखो 10x प्लस वाई है, इज बोल रहा है, इज नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, एक्सीड्स बोल रहा है, एक्सीड्स है ना, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब वो जो नंबर मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर से एक्सीड्स मतलब बड़ा है बाय 27, वो 27 से बड़ा है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस x। समझ में आया, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स मतलब इज ग्रेटर देन, एक्सीड का मतलब ही इज ग्रेटर देन होता है, तो इज आया उसमें, तो इक्वल टू ग्रेटर देन दिस नंबर बाय 27, तो इससे वो 27 से बड़ा है। तो बस अभी इसको लेफ्ट साइड में ले लो, x प्लस वाई के फॉर्म में इक्वेशन बना सकते हैं आप यहां पे। तो ये x अगर इधर लेंगे तो 10x माइनस x क्या होगा बेटा, 9x। अब ये 10y अगर इधर लेंगे तो y माइनस 10y क्या होता है, y माइनस 10y, तो माइनस 9y आएगा, इज इक्वल टू कितना, 27। बट यार ये इसको हम इक्वेशन नंबर अभी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इसको 9 से डिवाइड होता है सर, तो सिंपल बनेगा ना, तो डिवाइड कर लो, पहले डिवाइड कर लो। इसको मैं हटा दो, अभी इसका काम हो गया, इधर मैंने लिख दिया। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए रखता हूं मैं, बट उसको थोड़ा सा अलग से एक बॉक्स में डाल देता हूं फिर, ठीक है। चलो अब मुझे ये वाली जगह यूटिलाइज करनी है यहां पे। ठीक है, देखो अब इसको मैं करूंगा 9 से डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड बाय 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, एंड दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर बेटा, इसको हमने 9 से डिवाइड किया तो हमें इक्वेशन 2 मिला। अब दोनों इक्वेशन तो बहुत सिंपल है यार, x प्लस वाई और x माइनस वाई है ही क्या, उसमें दोनों का ऐड कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई। तो यहां पे करेंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब यहां पे ऐड भी करेंगे तो ये कैंसिल होने वाला है, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आएगा बेटा 6। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब यूनिट प्लेस वाला डिजिट हमें मिल गया। अब टेंस प्लेस वाला फाइंड आउट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में करता हूं, सेकंड में करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो फर्स्ट में करेंगे x की वैल्यू 6, तो यहां पे 6 प्लस वाई क्या आता है बेटा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 6 क्या आएगा, 3। तो हमें यहां पे मिल रहा है बेटा x और y के वैल्यूज यहां पे मिल रहे हैं, देखो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3 मिल रहा है, बराबर। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, ऐसा अगर रखेंगे तो पूरे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। आपको क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर या फिर फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर तो 10y प्लस x है, तो ये फाइंड आउट करना है आपको। अभी तक आपने बस डिजिट्स फाइंड आउट किए हैं, आपने नंबर नहीं बनाया, अब नंबर बना के दिखाओ। तो अब नंबर क्या आएगा फिर देखो, सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या आएगा बेटा, ओरिजिनल नंबर तो हमारा इस क्वेश्चन में 10y प्लस x है, तो आएगा 10y प्लस x, तो 10 है, y कितना है, 3 है सर, और x कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा फिर 30 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर लिखो या फिर 2 डिजिट नंबर लिखो, therefore required number is 36। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
क्लियर बेटा? डिजिट और नंबर वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा भी डाउट होगा ना तो आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड है, इसको आप पीछे जाके फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं, जहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे आप फिर से देख सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बेटा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिट और नंबर वाला एक बार क्विकली रिकैप कर दूं। चलो सबसे पहले डिजिट और नंबर वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको यूनिट डिजिट में किसी एक को कंसीडर करना, जैसे यूनिट डिजिट में x लिया, टेंस पे y लिया, तो नंबर बनेगा 10y प्लस x, क्योंकि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। उल्टा नंबर, उल्टा नहीं सॉरी, इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर मिलेगा, इसको बस उल्टा कर दो, 10 के साथ x को ले लो और y को अकेला कर दो। तो ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को यहां पे लिखना है। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस x, डिजिट एट टेंस प्लेस y, जो टेंस प्लेस पे उसी को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर मिलेगा 10x प्लस y। फिर ये तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा, जैसे यहां पे दिया था 2 डिजिट का सम 9 है, तो डिजिट तो x और y है, और यहां पे सेकंड कंडीशन में बोल रहा था नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो यहां पे नंबर की बात कर रहा था, इसलिए मैंने नंबर ले लिया। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट मींस ये नया वाला नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, बस इसको सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x और y के वैल्यूज मिले, तो x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करना, ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर कैसे बनेगा? नंबर तो अपना ये वाला है 10y प्लस x, y की वैल्यू पुट कर दी 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? सिंपल है। तो चलो ये हो गया हमारा आज का जो पार्ट 1 जो है उसका एंड होता है यहां पे। तो बेटा हमने वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 आज कंप्लीट किया है, इसका पार्ट 2 अभी आना बाकी है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो अभी अंडर प्रिपरेशन है। पार्ट 2 भी आएगा, डोंट वरी। तो आपको मैंने आज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए वो तो क्लियर है, इसको अच्छे से कर लो तो रिमेनिंग जो टाइप्स है जिसमें ज्योमेट्री वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, फिगर्स पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एंगल्स पे या फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें ज्योमेट्री में, तो वो वाला जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अभी इसको अच्छे से बना लो बेटा। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 के हमने कुछ क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, तो आई होप सबको समझ में आया होगा और मजा आया होगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है इतने भी सिंपल हो सकते हैं, आई होप आज आपको समझ में आया होगा, और आप जो इसके डीपीपी मिलेगी ना उसको अच्छे से सॉल्व करना बेटा, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।